हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल NCERT एम पॉइंट में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12 के फिजिक्स के पेपर के बारे में, जो कि 2024 का पेपर है। और इसको आज मैं फुल सॉल्यूशन कराने वाला हूँ इसका। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें आपका समय रहेगा 3 घंटे का और 15 मिनट 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए मिलेंगे। आपके मैक्सिमम मार्क्स का जो थ्योरी वाला या सैद्धांतिक पेपर है वो 70 मार्क्स का होगा, 70 मार्क्स का होगा। और इस प्रश्न पत्र में कुल 26 प्रश्न आने वाले हैं। सभी प्रश्न कंपलसरी है, अनिवार्य है। ठीक है, कुछ इसमें आपको कुछ वैल्यू भी गिवन होगी, जहां पर आपको नीड हो तो आप उनको यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर E की वैल्यू, H की वैल्यू, म्यू जीरो की वैल्यू, 1/4πε0 की वैल्यू विद यूनिट दी गई है। ठीक है, बोल्ट्जमैन नियतांक, के की वैल्यू, एवोगाद्रो नंबर, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि आपका जो क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 में आपके 10 पार्ट क ख ग के आएंगे क्वेश्चन 1 में, और एक एक मार्क्स के होंगे। ये सेक्शन पहला है आपका। क्वेश्चन में पूछा गया है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पहले क में, दिक स्थान में यानी स्पेस में किसी बिंदु पर, दिक स्थान में मान लो ये कोई स्पेस है, इसमें किसी बिंदु पर इकाई धन आवेश, इस बिंदु पर इकाई धन आवेश द्वारा अनुभव किया जाने वाला स्थिर विद्युत बल क्या कहलाता है। अपने को पता है कि जो ये इकाई धनावेश है ये अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, विद्युत क्षेत्र को बनाएगा। तभी तो ये इकाई धनावेश क्या अनुभव करेगा, विद्युत बल को अनुभव करेगा। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण डिपेंड करेगा उसकी नेचर पर कि आवेश कैसा है। तो अपने को पता है कि E इक्वल क्या होता है, F/Q, 0 होता है ना। और Q0 को यहाँ पर Q0 को 1 कूलम माना गया है, अर्थात एक यूनिट चार्ज माना गया, इकाई धनावेश माना गया है। जैसे Q0 की वैल्यू आप 1 रखोगे, F वेक्टर है और E वेक्टर है, तो इकाई धनावेश पर F बल लगेगा तो मुझे क्या मिलेगा, विद्युत क्षेत्र मिलेगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र। तो ये परिभाषा भी है विद्युत क्षेत्र की कि दिक स्थान में किसी बिंदु पर इकाई धनावेश द्वारा अनुभव किया जाने वाला स्थिर विद्युत बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आइए बात करते हैं ख पार्ट पर। आवेश वाहकों की गतिशीलता म्यू का एसआई मात्रक बताओ। तो आपको आवेश वाहकों की गतिशीलता म्यू का एसआई मात्रक बताना है, यानी यूनिट ऑफ मोबिलिटी। मोबिलिटी की आपको क्या बतानी है, एसआई यूनिट बतानी है। आपको पता है कि म्यू इक्वल क्या होता है, म्यू इक्वल होता है VD/E, होता है VD/E। और VD क्या होता है, अनुगमन वेग होता है। अनुगमन वेग को हम क्या लिख सकते हैं, वेग इक्वल, एक्चुअल में वेग इक्वल क्या होता है, मैं तो यूनिट निकालनी है ना। एक्चुअल वेग इक्वल क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो मैंने x/t किया, इसको x/t किया अपॉन, और इक्वल क्या होता है, F/Q होता है ना, F/Q होता है। यहाँ से आपको एक बात याद रखनी है कि x, मुझे क्वेश्चन में वोल्ट बार बार आ रहा है, तो मैं F को किस में चेंज करूंगा, पहले F को मैं W में चेंज करूंगा। और मुझे पता है कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। तो यहां से कितना आ जाएगा, W/x/Q आ जाएगा यहां से। ठीक है, जैसे F की वैल्यू क्या रखेंगे हम, W/x रखेंगे, W/x रखेंगे, और Q x के साथ मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। जैसे x ऊपर जाएगा, देखो x की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये तो हो गया x²। ठीक है, और अपॉन t। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो W है यहाँ पर हर जगह आपको वोल्ट 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 गिवन है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करने वाले हैं, इसको हम चेंज करने वाले हैं किस में, W को। आपको पता है V इक्वल क्या होता है, W/Q होता है ना। तो आप W को क्या लिख सकते हो, W को क्या लिख सकते हो आप, V इक्वल W/Q होता है, तो आप W को लिख सकते हो V इंटू क्यू लिख सकते हो। अपोन में कौन है, Q बचा हुआ है, तो Q से Q कैंसिल हो गया। तो ये कितना बन गया आपके पास, x²/t/v बन गया, है ना। x² का x कौन है, विस्थापन है, एक तरह की दूरी है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, मीटर का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास ये जो V है, V की मल्टीप्लाई T के साथ होगी, ये ऊपर जाएगा, है ना। V के साथ V और T की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं V का इनवर्स, और साथ में T ऊपर जाएगा। T क्या है हमारा, T समय, और समय का मात्रा क्या होगा, सेकंड इनवर्स। तो क्या आ गया, मीटर स्क्वायर V इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या, कौन सा होगा, मीटर स्क्वायर V इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ऑप्शन कौन सा है आपका, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
आगे बात करते हैं। क्वेश्चन में आगे बोला गया है किसी श्रेणी एलसीआर परिपथ में, कोई आपका एलसीआर परिपथ है, उसमें अनुनादी आवर्ती निम्न में से किस पर निर्भर करती है? आर बाई एल सी पर, एल बाई सी पर, 1 बाई अंडर रूट एल सी पर, 1 बाई आर सी पर। तो हमेशा एलसीआर परिपथ की जो अनुनादी आवर्ती होती है वो एफ एक्चुअल में क्या होती है 1 बाई 2 पाई अंडर रूट एल सी होती है। तो 2 पाई तो यहाँ कॉन्स्टेंट है, तो 1 बाई अंडर रूट एल सी। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? थर्ड ऑप्शन हो गया। आगे बात करें, क्वेश्चन में बोला गया है घ में निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग चिकित्सा विज्ञान में कैंसर कोशिकाओं को समाप्त करने के लिए उपयोग होती है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूज्ड इन मेडिकल साइंस टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। तो वो कैंसर कोशिकाओं को समाप्त करने के लिए कौन सी होती है? तो वो होती है आपकी गामा तरंगे। कौन सी होती है? गामा तरंगे होती है, यानी अवांछनीय कोशिकाओं को नष्ट करने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा कोशिकाएं होती हैं उनको, जो हमारे लिए क्या है हार्मफुल है, उनको नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका? गामा तरंगे का। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में देखते हैं, आगे क्वेश्चन में एमसीक्यू में क्या बोला गया? किसी विद्युत परिपथ में मूल रूप से गैलोनोमीटर, गैलोनोमीटर को क्या बोलते हैं हिंदी में? धारामापी का उपयोग किया जाता है। तो धारामापी का उपयोग हमेशा धारा को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, धारा को संसूचित करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया इसका? फर्स्ट हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि एक अवतल दर्पण की वायु में फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर। याद रखना, दर्पण की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? दर्पण की। एक अवतल दर्पण की वायु में फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, जल में इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? आपको पता है दर्पण जो होता है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता। सॉरी, हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो दर्पण होता है, दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करती। सर इसको एक्सप्लेन कीजिए। 1 बाई एफ इक्वल 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू होता है ना। इसमें मुझे बताओ, क्या आपको माध्यम एन दिखाई दे रहा है? एन यानी अपवर्तनांक का कोई इसमें रोल है? नहीं है। 1 बाई, दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1 बाई एफ इक्वल 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। क्या इसमें म्यू आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, माध्यम का अपवर्तनांक आपको दिखाई दे रहा है एन, या म्यू दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो याद रखना, जब भी किसी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या कोई अदर दर्पण को आप किसी भी माध्यम में ले जाओगे तो वहां पर उसकी फोकस दूरी चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा फोकस दूरी आपकी फिक्स रहेगी, अचर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जितनी वायु में है उतनी ही रहेगी। तो कितनी रहेगी? 25 सेंटीमीटर ही रहेगी फोकस दूरी। माध्यम पर अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी माध्यम पर निर्भर नहीं करती। ये भी आप पॉइंट याद रख लेना। आगे क्वेश्चन में बोला गया है हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार किसी तरंग की ऊर्जा संचरण की दिशा होती है। तो आपको याद होगा कि जब आप हाइगेंस का सिद्धांत पढ़ते हो तो किसी तरंग की ऊर्जा यानी तरंगार्घ की जो एनर्जी होती है संचरण की दिशा के होती है हमेशा तरंगार्घ के लंबवत, यानी परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, तरंगार्घ के लंबवत। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला गया है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर एक स्थानों की पूर्ति कीजिए। रदरफोर्ड ने क्या किया था? अपने साथियों के साथ में या जिनको पढ़ाते थे उनके साथ में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको क्या बोलते थे? रदरफोर्ड का मॉडल में, है ना, अल्फा एक्सपेरिमेंट बोलते थे, अल्फा प्रकीर्णन बोलते थे, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते थे। रदरफोर्ड के सुझाव पर गाइगर तथा मार्सडन ने, ये इसके दोस्त थे, सहपाठी थे इसके साथ के, रदरफोर्ड के सुझाव पर गाइगर तथा मार्सडन ने एक प्रकीर्णन प्रयोग किया और इस प्रयोग में उन्होंने के एक पुंज को पतले स्वर्ण पन्नी पर दिष्ट कराया। आपको याद होगा कि लेड बॉक्स होता है, लेड बॉक्स से किसको ले जाते हैं? अल्फा किरणों को, अल्फा कणों को किसने? रदरफोर्ड ने भेजा था एक सोने की पतली पन्नी पर। तो किनकी बौछार की थी उसने? अल्फा कणों की पतले स्वर्ण पन्नी पर, सोने की पतली पन्नी पर क्या की थी उन्होंने? बमबारी की थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? अल्फा कण हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब जो क्वेश्चन आपको ये दिखाई देंगे ये आपके कथन और कारण के हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कथन और कारण। आपको इसमें बोला गया है कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और डायरेक्शन दे दी जाएगी। एक तो असर्शन होगा और एक रीजन होगा। ठीक है, एक तो अभिकथन होगा और एक कारण होगा। अभिकथन यानी ए, रीजन यानी आर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्वेश्चन, ये जो आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इनमें से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है और वो क्वेश्चन आपको गिवन होगा। कैसे? देखो, यहाँ पर बोला गया है
ज में बोला गया कि अभिकथन आपको असर्शन दे दिया, आपसे बोला गया कि नाभिकीय बंधन बल नाभिक के भीतर प्रोटोनों के बीच लगने वाला कूलाम प्रतिकर्षण बल पर आधिपत्य करता है, यानी न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स डोमिनेट ओवर द कूलम्स रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है ये बात, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। आगे रीजन बोला, इसका रीजन भी आएगा। रीजन में बोला गया है, बताइए जो ऊपर स्टेटमेंट गिवन है यानी असर्शन अभिकथन गिवन है, क्या उसका रीजन सही है? नाभिकीय बल कूलाम बलों की तुलना में अधिक प्रबल बल है, ये तो बात सही है। नाभिकीय बल भाई सब जो जितने भी बल हैं उनसे सबसे क्या है, स्ट्रॉन्ग बल है। तो इसका मतलब कथन और कारण यानी अभिकथन और कारण क्या है, दोनों सही हैं। और जो आपका कारण है वो क्या करता है, अभिकथन की सही तरीके से पुष्टि करता है, ठीक है। तो अभिकथन तो फर्स्ट ए तथा आर दोनों सही है, तथा जो रीजन है वो ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं हम इसमें अय्यामे वाले में कि अभिकथन ए आपको दिया है चालकों का प्रतिरोध अर्धचालकों से कम होता है। जो चालक का प्रतिरोध होता है ना वो अर्धचालकों से कम होता है, ये बात बिल्कुल सही है कि चालकों का प्रतिरोध अर्धचालकों से कम होता है, ये बात बिल्कुल सही है। फिर बोला गया है चालकों में चालन बैंड तथा संयोजकता बैंड या संयोजी बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। ये बात गलत है। ये बात गलत क्यों है? ये तो इसका कारण नहीं है ना, चालकों का प्रतिरोध चालकों से कम होता है, ये तो इसका कारण नहीं है। आपको पता है चालकों में चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चालन बैंड संयोजी बैंड पर क्या होता है, अध्यारोपित होता है, यानी संयोजी बैंड ही किसकी तरह वर्क करता है, चालन बैंड की तरह वर्क करता है। तो कारण गलत है, तो अभिकथन ए सही है और कारण आर गलत है। ये ऑप्शन देख लो कौन सा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा ए सही है परंतु आर गलत है, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन में बोला गया है नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 2 में किसी एकांक धनावेश को, कोई एकांक धनावेश है उसको अनंत से स्थिर विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया न्यूनतम कार्य क्या होता है। आपको याद होगा, सपोज आपके पास ये एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये कौन है, एक विद्युत क्षेत्र है, और आप क्या कर रहे हो, एकांक धनावेश को यानी एक कुलम आवेश को आप अनंत से कहां से ला रहे हो, अनंत से इस विद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हो। तो आपको अनंत से इस एक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो न्यूनतम कार्य करना पड़ता है वो होता है आपका विद्युत विभव, और जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है वो होता है आपका विभवांतर। तो फॉर्मूला क्या होता है, V = W/Q0। तो आप एक कूलाम आवेश को कहां से ला रहे हो, अनंत से ला रहे हो, और जितना न्यूनतम कार्य करना पड़ रहा है वो किसके बराबर है, आपका विद्युत विभव के। तो आंसर क्या होगा इसका, विद्युत विभव हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन 3 में बोला गया है कि बायोसेवर्ट का नियम बताइए। बायोसेवर्ट का वेक्टर रूप, आपको याद होगा कि बायोसेवर्ट का जो वेक्टर रूप होता है वो dB = μ0/4 पाई × I/dl/r³ और साथ में यहाँ पर क्या होता है, r कैप भी होता है। तो ये क्या होता है आपका, ये बायोसेवर्ट का आपका वेक्टर रूप होता है, dB वेक्टर = μ0/4 पाई × IDL × r⁻r³। ये आपका क्या हो जाएगा, ये वेक्टर रूप हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि दृश्य प्रकाश जो आपकी विजिबल लाइट होती है, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य परिसर नैनोमीटर में कितना होता है। जब आप विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ते हो, विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम पढ़ते हो, तो उसमें बीच में दृश्य प्रकाश भी आता है। उस दृश्य प्रकाश का यानी विजिबल लाइट का आपको परिसर बताना है नैनोमीटर में। तो याद रखना इसका नैनोमीटर में होता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच, ठीक है। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर यानी 400 से 700 नैनोमीटर के बीच क्या होता है, इसका तरंगदैर्घ्य प्रसार होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है यदि किसी अर्धचालक में, कोई आपके पास सेमीकंडक्टर है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे डिनोट की गई है, Ne से, और होलों की संख्या किसके बराबर हो जाए, NH के बराबर हो जाए। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, होलों की संख्या, होल यानी कोटर धनावेश होते हैं जो, के बराबर हो जाए। तो यह किस प्रकार का अर्धचालक है, तो आपको याद रखना है एक ही ऐसी कंडीशन है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और होलों की संख्या आपस में बराबर होती है, उसको नेज या शुद्ध अर्धचालक बोलते हैं,
जिसमें कोई हम डोपिंग नहीं करते, अपमिश्रण नहीं डालते, जिसमें कोई अशुद्धि नहीं डालते, तो उसको क्या बोलते हैं, नेज या शुद्ध अर्धचालक, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम, क्वेश्चन में बोला गया है, न्यूमेरिकल है 2 मार्क्स में, क्वेश्चन में बोला गया है कि 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशी चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर है। गोले पर आवेश ज्ञात करना है। आपको याद होगा कि आपके पास ना एक आवेशी चालक गोला है, ये आवेशी चालक गोला है आपके पास। ठीक है, आवेशी चालक गोला है, उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा आपको गिवन है। ठीक है, और आपको इसकी रेडियस, इसकी क्या दे दी, डायमीटर दे दिया आपको, इसका डायमीटर आर दे दिया आपको कितना, 2.4 मीटर। तो आप रेडियस, आपको पता है सिग्मा इक्वल क्या होता है, आपको याद है क्यू बाई ए होता है, और आप गोले पर आवेश आपको क्यों ज्ञात करना है, तो बेहद आसान है। इसका जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, आपका 4 पाई आर स्क्वायर होगा, है ना। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होगा, और क्यों आपको ज्ञात करना है, व्यास आपको पता है, तो आप व्यास से यानी डायमीटर से रेडियस फाइंड कर सकते हो, है ना। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पर क्या क्या बोला गया है, गिवन है आपको क्या क्या, डी आपको गिवन है, जब डी आपको गिवन है तो आप रेडियस फाइंड कर सकते हो 1.2 मीटर, सिग्मा यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व आपको गिवन है कितना है, 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, तो आप इसको माइक्रोकूलम से कूलम में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। सिग्मा इक्वल कितना आ जाएगा, 80 क्रॉस 10⁻⁻⁶, यानी 1 माइक्रोकूलम में 10⁻⁻⁶ कूलम होते हैं, तो सिग्मा आपके पास ही आ गया। इसके बाद आपके पास फॉर्मूला क्या है पृष्ठीय आवेश घनत्व का, सिग्मा इक्वल क्यू बाई ए, क्यों आपको गोले पर आपको आवेश ज्ञात करना है, तो सिग्मा की वैल्यू आपको पता है 80 क्रॉस 10⁻⁻⁶, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, क्यों की वैल्यू को यहीं पकड़ के रखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो कितना आ जाएगा, आगे देखते हैं। क्यू इक्वल 80 क्रॉस 10⁻⁻⁶, 4 को ऐसे ही रहने दिया, पाई की वैल्यू 22/7 रखिए, आप 3.14 भी रख सकते हो। आर आपके पास रेडियस 1.2 पता है आपको, इन दोनों का स्क्वायर किया। इन सब को जब आप सोल्व कर लोगे तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1448.2 क्रॉस 10⁻⁻⁶, और 10⁻⁻⁶ क्या है, माइक्रो में है, माइक्रो होता है, और आगे कुलम इसका मात्रक होता है, तो इसको अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हैं, 1448 माइक्रो कूलम। ठीक है, में से दिया गया है, तो देखिए क्या बोला गया है, 900 पिकोफैरड, पिकोफैरड का एक संधारित्र है, तो सी आपको कितना दे दिया, 900 पिकोफैरड दे दिया आपको। पिकोफैरड को आप फैरड में बदल सकते हो, 10⁻⁻12। एक संधारित्र 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, तो आपको वोल्टेज दे दी, है ना, वोल्टेज दे दिया आपको कितनी, 100 वोल्ट दे दी, बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी, तो आपने 3 फॉर्मूले पढ़े होंगे, U इक्वल 1/2 CV स्क्वायर, U इक्वल Q स्क्वायर बाई 2C, है ना, ये वाले आपने फॉर्मूले देखे होंगे, तो इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला लग सकता है। तो आपको C पता है, आपको V पता है, तो संचित ऊर्जा कितनी होगी, 1/2 CV स्क्वायर, तो आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पर देखो। ठीक है, आपको C कितना गिवन है, 900 पिको फैरड, तो इसको फैरड में बदल दिया। V कितना है, 100 वोल्ट। संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी, U इक्वल 1/2 CV स्क्वायर। आपने वैल्यू पुट की, C की वैल्यू आपको पता है और V की वैल्यू भी आपको पता है, तो कितनी आ गई आपकी, 4.5 क्रॉस 10⁻⁻6 जूल आ गई। ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, और में गिवन है, क्या गिवन है और में, देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है कि आपके पास और में गिवन है +2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम के दो आवेश 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी आपके पास एक माइक्रोकूलम आवेश यहाँ पर है और एक माइक्रोकूलम आवेश यहाँ पर है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब क्वेश्चन में बोला गया क्या है, आपको पता करना है, ठीक है, 1 मार्क्स में ये है, 1 मार्क्स में ये, निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। आपको बताना है कि दो जो प्लस और माइनस कूलम के दो आवेश एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। और दूसरा है, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो आइए इसको समझते हैं। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपके पास एक AB लाइन है, ठीक है, AB एक हमने कोई भी लाइन सेगमेंट रेखाखंड मान लिया, और उसके एक सिरे पर -2 माइक्रोकूलम है और दूसरे सिरे पर +2 माइक्रोकूलम है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इंडिविजुअल क्या होगा, मैंने क्या किया, मैंने इसका एक मध्य बिंदु पकड़ लिया। ठीक है, मध्य बिंदु होगा तो 3 इधर होगा, 3 इधर होगा। अब मैं क्या ज्ञात करने वाला हूँ, मैं क्या फाइंड करने वाला हूँ, B से जब मैं इस P बिंदु पर विभव बताऊंगा तो वो प्लस में आएगा। ठीक है, प्लस में आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू
2 बाई कितना आएगा 3 का स्क्वायर, वो प्लस में आ गया। अब सेम ए से पी पर विभव, हम यहाँ पर बिंदु पी पर विभव फाइंड करेंगे तो वो कितना आएगा, वो माइनस निगेटिव में आएगा। और निगेटिव और पॉजिटिव जब हम कुल आवेश हम देखेंगे तो वो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। तो मध्य बिंदु पर हमने क्या बना लिया, मध्य बिंदु पर एक पृष्ठ की रचना कर ली। इस पृष्ठ के हर एक बिंदु पर विद्युत विभव शून्य है, यानी विद्युत विभव शून्य होने से यही कौन है, यही आपका समविभव पृष्ठ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके आंसर को। तो ए बी आपको पता है, ए बी ये था, ए बी के अभिलंबवत है ना, ए बी के अभिलंबवत समतल सतह पर सभी जगह विभव शून्य है ना। तो जो ए बी के अभिलंबवत पृष्ठ हमने ड्रॉ किया है वही क्या है, आपका समविभव पृष्ठ है। तो उसकी रचना करके बता दी हमने, है ना। आगे इसमें यही बताया गया है कि समविभव पृष्ठ ए बी रेखा के मध्य बिंदु पर है और उसके लंबवत है, तो हमने उसकी रचना कर ली है ना। अब आगे जो बोला गया है कि उसके हर एक बिंदु पर विद्युत विभव कितना होता है, तो आपको पता है समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, आप यहां देख सकते हो विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी। आपको पता है कि जब मैं B से P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने की कोशिश करूंगा तो B से दूर की तरफ E1 आपको शो हो रहा है, और माइनस के कारण हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे तो वो माइनस की तरफ होगी। और जब इन दोनों का टोटल रिजल्टेंट हम फाइंड करेंगे, तो वो ये बताएगा, है ना, कुल परिणामी हमको ये बताएगा। तो मुझे बताओ यहाँ पर इसके हर एक बिंदु पर जब मैं ई विद्युत क्षेत्र है और ये समविभव पृष्ठ है तो यहाँ एंगल कितना बनेगा, वो 90 डिग्री बनेगा ना, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, ये समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बी ए है ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा बी ए आपको दिखाई दे रही है। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, बी से ए की तरफ, ऐसे बी से ए की तरफ, ये देखो बी से ए की तरफ है विद्युत क्षेत्र की, रिजल्टेंट तो यही है ना। और ये समविभव पृष्ठ है तो यहाँ एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, है ना। तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बी ए सदैव क्या है, समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है ये। आगे क्वेश्चन बोला गया प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के प्लेटिनम तार का प्रतिरोध, याद रखना, देखो प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी है, ये क्या होता है आपका थर्मोमीटर होता है प्लेटिनम प्रतिरोध का, ठीक है। उसके जो तार हैं उसका 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 5 ओम है, याद रखना, और 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 5.23 ओम है। जब तापमापी को किसी ताप उष्मक में प्रविष्ट किया जाता है, तापमापी को किस में कर दिया, एक ताप उष्मक में प्रवेश करा जाता है, इसका मतलब क्या है, हॉट बाथ में प्रवेश करा जाता है। जो आपके पास प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी है उसको एक हॉट बाथ में यानी ताप उष्मक में प्रवेश कराएंगे। तो फिर पूछा गया है कि प्लेटिनम का तार का प्रतिरोध कितना हो जाता है, 5.795 हो जाता है। और उस उष्मक का ताप परिकलित कीजिए, जिसमें उसको प्रवेश कराया ना, तो उसका ताप आपको क्या करना है, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ, जिसमें आपने उसको प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के उसको तापमापी को हॉट बाथ में आपने ताप उष्मक में प्रवेश कराया तो प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध कितना हो गया, 5.795 ओम हो गया। तो उष्मक का ताप परिकलित कीजिए। मुझे बताओ 0 डिग्री सेल्सियस यानी R0 पर टेम्परेचर कितना है, 5 ओम है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर यानी R100 डिग्री सेल्सियस पर कितना है, 5.23 ओम है। और जो टेम्परेचर उसको मिला है वो RT कितना है, वो RT आपको ये गिवन है 5.795 ओम, ठीक है। तो उष्मक का ताप परिकलित करना है, यानी हॉट बाथ फाइंड करना है आपको उसका टेम्परेचर। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 1 बाय 1 में सब चीज़ें आपको बताने वाला हूं। तो देखिए आपको बोला गया है गिवन क्या क्या है, T1 आपको मान लिया आपने, T1 0 डिग्री सेल्सियस है, आपने 0 डिग्री सेल्सियस को क्या मान लिया, T1 मान लिया, और उस पर आपको T1 कितना है आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, पहला ताप आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, और उस पर प्रतिरोध हमने R0 कितना मान लिया, 5 ओम। फिर T2 आपने 100 डिग्री सेल्सियस मान लिया, और 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है, 5.2 ओम है। अब उसने RHB का मतलब क्या है, H का मतलब हॉट, B का मतलब बाथ, RHB यानी हॉट बाथ का जो टेम्परेचर है 5.795 ओम है, इसको मैंने मान लिया RT। क्या मान लिया मैंने इसको, RT। अब आपको फॉर्मूला, एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी
किसी भी उष्मक का ताप निकालने का फॉर्मूला यही होता है। तो T बराबर क्या होता है, RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 क्रॉस 100। तो T आपको ज्ञात करना है, RT आपको पहले से ही पता है, R0 आपको पहले से ही पता है, R100 आपको पहले से ही पता है, R0 भी आपको पता है। सोल्व करना है, मल्टीप्लाई करनी है और आपका आंसर कितना आ जाएगा 345.650 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ में आएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि क्या होता है जब एक दंड चुंबक को दो खंडों में विभाजित करते हैं। आपके पास एक बार मैग्नेट है, क्या है आपके पास एक बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट को आपको दो खंडों में विभाजित करना है, इसके लंबाई के अनुदिश करना है, पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट है, इसके लंबाई के अनुदिश करना है और इसकी लंबाई के लंबवत करना है। तो जब लंबाई के अनुदिश करेंगे तो क्या आपको क्या देखने को मिलेगा, और जब इसकी लंबाई के लंबवत आप लंबवत इसको कट करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा। तो हम एक एक पॉइंट पर अभी बात करेंगे। ठीक है, देखिए आपको पता है कि जो दंड चुंबक होती है, यदि एक दंड चुंबक की धुर सामर्थ्य कितनी है, धुर सामर्थ्य को बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। धुर सामर्थ्य हमने m मान ली, एक दंड चुंबक है, बार मैग्नेट है, उसकी जो धुर सामर्थ्य वो m है और उसकी जो प्रभावी लंबाई है, इफेक्टिव जो लेंथ है वो हमने 2l मान ली। तब चुंबकीय द्विध्रुवागुण कितना होता है, आपको याद है, तो चुंबकीय द्विध्रुवागुण कितना होगा, वो होगा m क्रॉस 2l। m स्मॉल m कौन है, ध्रुव सामर्थ्य है, और 2l कौन है, आपकी प्रभावी लंबाई है। कैसे, देखो ये कोई बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट की जो इसके 2l होती है, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, s लेते हैं, यहाँ पर n पोल लेते हैं, यानी साउथ से नॉर्थ की ओर। तो यहाँ से क्या होता है, s से n, तो इधर होता है आपका माइनस के m और इधर होता है प्लस के m, यानी धुर सामर्थ्य m और प्लस के m, वही आपका विद्युत द्विध्रुव के जैसा ही। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। अब हम बात करेंगे पहले पॉइंट पर। पहला पॉइंट क्या है, जब दंड चुंबक को लंबाई के अनुदिश दो खंडों में विभाजित करते हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा फोटो, आपके पास फोटो दिखाई दे रहा होगा कि आपके पास एक दंड चुंबक, एक बार मैग्नेट है, उसको मैंने लंबाई के अनुदिश क्या कर दिया, कट कर दिया। तो इधर धुर सामर्थ्य माइनस के m है, इधर धुर सामर्थ्य प्लस के m है। आपको पता है जो धुर सामर्थ्य होती है ना, वो क्षेत्रफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितनी ज़्यादा क्षेत्रफल होगा किसी बार मैग्नेट का उतनी ज़्यादा उसकी धुर यानी पोल स्ट्रेंथ होगी। जब धुर सामर्थ्य यानी m जो है वो एक क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है, तो मुझे बताओ, हमने तो इसके क्षेत्रफल को ही कम कर दिया, क्षेत्रफल को बीच में से कट करना है, तो बीच में से कट करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस के m/2, इधर माइनस के m/2 है ना, इधर प्लस के m/2 आधा हो जाएगा, इधर प्लस के m/2, तो आधी आधी धुर सामर्थ्य हो जाएगी। वही यहाँ पर दिखाया गया है। लंबाई आपको पता है, लंबाई पर इफेक्ट थोड़ा ही पड़ने वाला है भैया। हमने इसको ऐसे कट किया तो लंबाई अब भी 2l है और पहले भी 2l थी, तो लंबाई क्या रहेगी इस केस में, जो लेंथ रहेगी इस केस में 2l समान रहेगी, लेकिन क्षेत्रफल पहले की अपेक्षा आधा हो जाएगा। अब क्षेत्रफल जो है वो धुर सामर्थ्य के प्रोपोर्शनल होता है, तो जब क्षेत्रफल आधा हो गया तो पहले के रेस्पेक्ट में नया जो आपका कट करने के बाद बार मैग्नेट को जो धुर सामर्थ्य आएगी m2, वो क्या होगी, पहले के रेस्पेक्ट में m1/2 हो जाएगी। यहाँ पर आपको फोटो में दिखाया भी गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद देखेंगे शुरुआत में दंड चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुवागुण कितना था। स्टार्टिंग में जब तक हमने बीच में से उसकी लंबाई के अनुदिश बीच में से कट नहीं किया था, तो उसको मान लिया m1 इक्वल m1 क्रॉस 2l। लेकिन बाद में जैसे हमने कट किया तो m2 नया चुंबकीय द्विध्रुवागुण बना, तो m1 की जगह कौन आ गया, m2 आ जाएगा, और m2 की वैल्यू क्या है, m1/2 और क्रॉस 2l। और मुझे अच्छे से पता है कि m1 क्रॉस 2l, ये देखो m1 क्रॉस 2l किसके इक्वल है, m1 के इक्वल, और नीचे 2, तो यानी पहले के रेस्पेक्ट में विद्युत चुंबकीय द्विध्रुवागुण भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। लेकिन आपको ये सब कहानी नहीं लिखनी है, तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये चीज़ें आपको बतानी नहीं है। ठीक है, आपको तो डायरेक्ट याद होना चाहिए कि जब भी किसी बार मैग्नेट को लंबाई के अनुदिश कट किया जाता है तो प्रत्येक खंड की धुर सामर्थ्य क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। चुंबकीय द्विध्रुवागुण भी क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, लेकिन लंबाई क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है, लंबाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऐसे ही क्वेश्चन सेकंड में, अब कोई चुंबक है आपके पास, ये देखो बार मैग्नेट है, इसको इसके लंबवत हमने क्या कर दिया, कट कर दिया ऐसे लंबवत, तो लंबवत कट करने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, धुर सामर्थ्य तो सेम रहेगी ना, लंबाई चेंज हो जाएगी। पहले लंबाई 2l थी, अब लंबाई l हो जाएगी। देखो पहला ये फोटो बन गया, दूसरा ये फोटो बन गया। धुर सामर्थ्य तो s की भी इतनी रहेगी, n की भी इतनी रहेगी, है ना, -m + m।
तो यहाँ से वही सेम केस है कि m2 कितना हो जाएगा, m क्रॉस जो लंबाई थी वो पहले की क्या हो गई, आधी हो गई, है ना। तो और m क्रॉस 12 कितना होता है एक्चुअल में, m1 होता है, m1 स्टार्टिंग में, तो यही m1 इक्वल m क्रॉस 12। तो पहले के रेस्पेक्ट में विद्युत चुंबकीय द्विध्रुवागुण इस केस में भी क्या हो जाएगा, आधा रहेगा। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, क्या है, एरिया समान रहेगा, एरिया चेंज नहीं होगा। ध्रुव सामर्थ्य जब चेंज नहीं हो रही तो एरिया कैसे चेंज हो जाएगा, या एरिया पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ना, उसको बीच में से कट किया है। प्रत्येक खंड की ध्रुव सामर्थ्य समान नहीं, जब एरिया समान है तो ध्रुव सामर्थ्य यानी उसकी पोल स्ट्रेंथ समान होगी, परंतु चुंबकीय द्विध्रुवागुण क्या हो जाएगा आपका, चुंबकीय द्विध्रुवागुण क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा आपका, ठीक है। चुंबकीय द्विध्रुवागुण क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, वही है, व्हाट हैपन इफ अ बार मैग्नेट कट इनटू टू पीस अलोंग इट्स लेंथ ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ। आगे क्वेश्चन में बोला गया है, आपको ध्यान से देखना है, क्वेश्चन 10, 25 जो आपकी मिली हेनरी है, 25 यानी 25 मिली हेनरी का एक शुद्ध प्रेरक 200 वोल्ट, 25 मिली हेनरी का एक शुद्ध प्रेरक, एक इंडक्टर है आपके पास, ठीक है, और उसको किस एसी से जोड़ा गया, उस एसी की जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है, ठीक है। यही बोला गया है कि 25 मिली हेनरी का एक शुद्ध प्रेरक 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा है। यदि स्रोत की आवृत्ति 25 हर्ट्ज है, स्रोत की आवृत्ति कितनी है, यानी एफ कितना है, 25 हर्ट्ज है, ठीक है, 25 एफ मान लो या न्यू मान लो। तो परिपथ का पेड़ के प्रतिघात, तो परिपथ का पेड़ के प्रतिघात यानी एक्सएल आपको फाइंड करना है, और वर्ग माध्यम मूलमान आपको फाइंड करना है, यानी VRMS आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। आपको क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है आपको, आवर्ती आपको गिवन है 25 हर्ट्ज, वोल्टेज आपको गिवन है, एल आपको प्रेरक गिवन है ना, मिली हेनरी को हेनरी में चेंज कर लिया। परिपथ का पेड़ के प्रतिघात क्या होता है, एक्सएल बराबर ओमेगा एल, और ओमेगा इक्वल क्या होता है, 2 पाई न्यू होता है, या 2 पाई एफ, एक कोई भी मान सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ से हमने वैल्यू पुट की इसमें, 2 पाई की वैल्यू, न्यू की वैल्यू, है ना, और एल की वैल्यू, तो एक्सएल ही आ गया। अब आपको पता है परिपथ में आरएमएस धारा क्या होगी, आपको पता है आई इक्वल क्या होता है, V/R होता है, लेकिन हम एसी की बात कर रहे हैं, आई के लिए वो क्या होती है, IRMS, परिपथ में आरएमएस आपको पता करना है, IRMS, ठीक है। और V आपके पास वोल्टेज आपको पहले से ही पता है, और R जो है वो यहाँ पर प्रतिरोध नहीं है, वो वाला प्रतिरोध नहीं है, यहाँ पर वो पेड़ के प्रतिघात का काम करता है, XL, ठीक है। तो 220 इसको सोल्व करेंगे तो आपका 28 एम्पियर आ जाएगा, ओके। यहीं से क्वेश्चन में एक और में गिवन है, किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5.0 एम्पियर से 0.0 एम्पियर तक गिरती है। कोई परिपथ है आपके पास, सर्किट है, इस सर्किट में स्टार्टिंग में धारा 0.1 सेकंड में, आपने 0.1 सेकंड जैसे स्रोत से जोड़ेंगे तो 0.1 सेकंड में धारा पहले तो 5 एम्पियर थी और फिर एकदम अचानक से गिर गई। तो फिर पूछा गया है कि यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल, अब देखो यहाँ पर औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल दे दिया, यानी ई दे दिया आपको, कितना दे दिया, 200 वोल्ट। तो परिपथ में स्वप्रेरकताओं का आकलन कीजिए, तो आपको फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, है ना। देखो यहाँ पर I1 आपको स्टार्टिंग में कितना है, 5 एम्पियर, I2 कितना है, 0 एम्पियर, और डेल्टा टी यानी जो टाइम है वो कितना है, 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो ईएमएफ आपको फाइंड कर, ईएमएफ आपको पता है कितना है, ईएमएफ प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना है आपके पास, 200 वोल्ट, जिसको ई से डिनोट करते हो। स्वप्रेरकता एल आपको फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल माइनस ई बाई डेल आई बाई डेल टी होता है। तो जैसी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो एल इक्वल क्या होता है, माइनस ई कौन है हमारे पास, ई प्रेरित विद्युत वाहक बल, ईएमएफ 200 वोल्ट, अपॉन डेल्टा आई क्या है, डेल्टा आई जो है वो क्या है, I2 माइनस I1 है, कौन है, I2 माइनस I1, I2 आपके पास 0 है, I1 आपके पास -5 है। जैसे ये -5 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0.1 आपके पास 0.1 की मल्टीप्लाई ऊपर, ये 0.1 ऊपर जाएगा। जैसे ये सोल्व करेंगे तो इसको आपको 4 हेनरी आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, विस्थापन धारा किसे कहते हैं, विस्थापन धारा का सूत्र लिखिए। तो विस्थापन धारा आपके पास कौन है, परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। इसे आईडी से व्यक्त करते हैं। आईडी का मान पर से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एप्सिलॉन 0 गुना होता है, अर्थात आईडी बराबर एप्सिलॉन 0 डी फाई ई बाई डी टी। डी फाई ई बाई डी टी कौन है, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर, और उसकी मल्टीप्लाई किससे की गई है, एप्सिलॉन 0 से, ठीक है। व्यतिकरण पैटर्न तथा एकल झिर्री विवर्तन पैटर्न में दो अंतर लिखने हैं। व्यतिकरण पैटर्न कौन होता है आपके पास, आपके इंटरफेरेंस पैटर्न, है ना, जो आपको YDS बोलते हैं, यंग का डबल स्लिट, है ना। और एकल झिर्री विवर्तन
पैटर्न में दो अंतर लिखने, मतलब इनमें दो अंतर बताने हैं आपको कि आपने जो व्यतिकरण पैटर्न पढ़ा है यानी यंग का डबल स्लिट सिद्धांत पढ़ा है, जो आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, उससे आपने क्या कंक्लूजन निकाले, और एकल झिर्री यानी वो तो डबल स्लिट है और ये सिंगल स्लिट है, सिंगल स्लिट विवर्तन में, तो इन दोनों में क्या आपको क्या देखने को मिला। तो इसका कल को पूछ ले जाए व्यतिकरण विवर्तन प्रतिरूप में अंतर, तो यहाँ पर मैंने क्या क्या बताया हुआ है। यहाँ पर फ्रिंज की चौड़ाई बताई हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। फ्रिंजों की तीव्रता, आपको तो दो ही अंतर पूछे हैं, फ्रिंजों में विपर्यास यानी कितना उनमें कॉन्ट्रास्ट है। ठीक है, ठीक है, तो ये है। आगे देखते हैं, ये आप कर लोगे यहाँ से, मुझे ये पता है आपको। आगे क्वेश्चन है, यह दर्शाइए कि विद्युत चुंबकीय विकर्ण की, ध्यान देना, हमें दर्शाना है कि विद्युत चुंबकीय विकर्ण की जो तरंगदैर्घ्य है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो वेवलेंथ है, जो तरंगदैर्घ्य है, इसके क्वांटम यानी फोटोन की दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के बराबर है, मतलब वह बिल्कुल वो आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर मैंने समझाया हुआ है अच्छे से, आप इसको देख सकते हो। आपने इसको सोल्व किया हुआ है, सभी बच्चों ने इसको सोल्व किया हुआ है, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हो। ठीक है, ये सभी तरीके से मैंने इसको अच्छे से समझाया हुआ है, यहाँ से आप देख लेना। ठीक है, आगे भी देखो, फोटोन का द्रव्यमान, ये फोटोन का वेग, तो समीकरण 3 और समीकरण 4 आपस में सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला गया है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक को परिभाषित कीजिए, यानी एटॉमिक मास यूनिट को परिभाषित कीजिए। और फिर बोला गया परमाणु द्रव्यमान का यानी एटॉमिक मास का यथार्थ मापन किस उपकरण द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर है, आप देख लेना, परमाणु द्रव्यमान मात्रक आपने 11th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है केमिस्ट में। कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को एमयू कहते हैं। एक एमयू बराबर 1.66 करोड़ 10⁻27 kg होता है, और एक एमयू में 931 मिली इलेक्ट्रोवोल्ट होते हैं। ये मुझे बताना था आपको। परमाणु द्रव्यमान मात्रक का यथार्थ मापन स्पेक्ट्रोमीटर से किया जाता है। तो याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में, परमाणु द्रव्यमान का मात्रक का यथार्थ मापन किससे किया जाता है, स्पेक्ट्रोमीटर से किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पर बात करते हैं हम कि एक आपको फोटो दिया गया है, पीएन संधि डायोड दे दिया और अभिनति यानी बाइसिंग किस प्रकार की है। आपको पीएन संधि डायोड दे दिया, जब भी आपको पीएन संधि डायोड में अग्रअभिनति या उत्क्रम अभिनति पता करनी हो तो आप बैटरी को देखा करो। यदि प्लस सिरा पी से जुड़ा हुआ है तो अग्रअभिनति, यदि आपका माइनस सिरा पी से जुड़ा हुआ है तो उत्क्रम अभिनति। तो इस फोटो को देखो, आपको पता करना है कि ये कौन सी अभिनति है। इसमें पी सिरा किससे जुड़ा हुआ है, देखो जरा, पी सिरा माइनस से जुड़ा हुआ है, छोटा डंडा, और प्लस बड़ा डंडा। ठीक है, तो ये क्या है, उत्क्रम अभिनति है। और इस उत्क्रम अभिनति में क्या बोला गया है, इस प्रकार की अभिनति में यानी उत्क्रम अभिनति में अवक्षय परत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, अवक्षय परत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें क्या होगा, इसमें संकुचन हो, इसमें संकुचन तो नहीं बोलेंगे, इसमें क्या होगा, फैलना होगा, इसमें फैलाव होगा। भाई पी, जो पी में कोटर है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इधर एन वाले और प्लस वाले एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो जो ये संधि है, ये यहाँ से जो अवक्षय परत है ना, वो क्या हो जाएगी, चौड़ी होती चली जाएगी। ठीक है, तो यही यहाँ पर मैंने कुछ बताया हुआ है, वो देख सकते हो आप। उत्क्रम अभिनति आंसर होगा 15वें का, उत्क्रम अभिनति, क्योंकि पी क्षेत्र बैटरी के ऋण टर्मिनल से तथा एन क्षेत्र धन टर्मिनल से जोड़ा गया, और उत्क्रम अभिनति में अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ये चलिए, आपको ये जो फोटो दिखाई दे रहा है, इस फोटो को देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में। निम्न चित्र में दिखाए गए नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में धारा का मान ज्ञात करना है। तो प्रत्येक शाखा में आपको धारा का मान ज्ञात करना है। तो इस तरीके से फोटो है, तो आइए इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रत्येक शाखा में आपको धारा का मान ज्ञात करना है। किरचॉफ का पहला नियम भी लगाएंगे और दूसरा नियम भी लगाएंगे, जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां पर देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन। चलिए, आपके पास बैटरी है, यहां बैटरी से मैंने करंट को भेजा, तो इस संधि पर आया ए पर, ए से संधि पर आने पर अब करंट क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। कुछ करंट ए बी शाखा में जाएगा, कुछ करंट ए डी शाखा में जाएगा। सपोज हमने मान लिया कि ए बी शाखा में जाने वाला करंट क्या है, I1 है। तो जब ए बी शाखा में I1 करंट जाएगा तो ए डी शाखा में कौन जाएगा, I माइनस के I1। आपको पता है किरचॉफ का पहला संधि का नियम क्या होता है, और इसी करंट को मैंने I2 मान लिया। अब इससे मुझे ये भी पता है कि जैसे B पर जाएगा तो B से जो करंट नीचे की तरफ आएगा उसको मैंने IG मान लिया कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मुझे जो फीलिंग हो रहा है कि वेस्टर्न सेतु जैसा है। ठीक है, तो IG करंट मान लिया मैंने निचले वाली में, तो इसमें BD में। अब यहां से देखो BC में कौन जाएगा, भाई आने वाला करंट B पर कौन है, I1 है, और जाने वाला करंट कितना है, जाने वाला करंट कितना है, I माइनस IG होगा संधि के नियम से ऑफकोर्स। और DC में भी कितना होगा,
भाई ए से डी की तरफ आ रहा है आई माइनस आई वन और बी से डी की तरफ आ रहा है आई जी, तो आई प्लस आई जी माइनस आई वन, है ना, आया समझ में आपके। तो डी से सी आ गया, जब ये सब करंट आएगा तो आई में आ जाएगा, लेकिन इसका हमको कोई काम नहीं है, हमें तो अपने को देखना है कि वेस्टोन सेतु है भैया, ये वेस्टोन सेतु इक्वल क्या होता है, पी बाई क्यू। बताओ पी बाई क्यू कितना है यहाँ पर, पी बाई क्यू कितना है, पी है 10 और क्यू कितना है 10, तो पी बाई क्यू 10/10, और आर कितना है आपके पास, आर भी आपके पास 10 है, देखो लिखा हुआ है फोटो में आर 10 है, और एस भी आपके पास 10 है, तो 10/10, यानी ये तो आपके पास वेस्टोन सेतु क्या है, वेस्टोन सेतु की शर्त को ये ट्रू करता है ना। तो इसके डायगोनल में यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है ये तो जीरो हो जाएगा, और जैसे ही जीरो हो जाएगा तो खत्म, है ना, तो इसको हटा दिया हमने। अब इसकी फोटो को हमने कैसे जनरेट किया, ऐसे जनरेट किया, तो आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट आपको ये दिखाई दे रहा होगा, पहले इसके यहाँ से हमने आई करंट आया, यहाँ से ये I1 और ये I2, 10 ओम ऊपर 10 ओम नीचे, ये B और D है ना, जहाँ पर करंट जीरो होता है, तो यहाँ पर करंट, यहाँ पर वोल्टेज क्या हो गई आपकी, जीरो हो गई। ओके, वोल्टेज B और D पर मैंने एक पॉइंट पर उनको कॉन्सिडेंट कर लिया, संपाति कर लिया, यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ पर आपकी वोल्टेज जीरो हो गई। अब आगे नेक्स्ट जो बचे हैं उनको ऐसे लिख लिया, है ना, और पूरा करंट आपके पास वोल्टेज है, ये परिपथ से बाहर 10 ओम है, ठीक है। अब देखते हैं, अब मैंने क्या किया, यहाँ से टोटल, आपको पता है आप प्रतिरोध आपसे फाइंड करना आता है, आप कुल प्रतिरोध निकाल सकते हो। मुझे बताओ ये दोनों किस क्रम में है, ये समांतर क्रम में है, ये दोनों समांतर क्रम में, तो यहाँ से जो प्रतिरोध निकालोगे वो आएगा। कैसे प्रतिरोध निकालोगे, आपको बताया 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2, तो यहाँ से वो आ गया जो भी आएगा। दूसरा ये भी समांतर क्रम में है, यहाँ से भी एक प्रतिरोध आ जाएगा। अब ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ से जो आएगा, यहाँ से जो दोनों से आएगा श्रेणी क्रम में, वो वाला प्रतिरोध और ये निचले वाला प्रतिरोध, इन दोनों को ऐड करेंगे ना, तो यहाँ से ये बनेगा, देखो आपको दिखाई देगा। आप जब इनसे सोल्व करेंगे, यहाँ से तो आएगा आपका जो हम सोल्व करेंगे वो आएगा 5, यहाँ से भी आएगा 5, ठीक है। यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो 5 आएगा, इसको सोल्व करोगे तो 5 आएगा, और साथ में आपके पास 10 है, तो ये तीनों किस क्रम में आ गए, श्रेणी क्रम में। तो इक्विवेलेंट क्या हो गया, 5 + 5 + 10, और आपके पास टोटल वोल्टेज कितनी है जो आप दे रहे हो, वो 20 है, तो 20/10, तो कितना आ गया, ये 1 एम्पियर आ गया। यानी जो बैटरी से जितना एम्पियर जा रहा है वो कितना जा रहा है, वो 1 एम्पियर जा रहा है। लेकिन इसके बाद और भी कुछ कहानी है, आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। जब भी आपको किसी ब्रांच में धारा ज्ञात करनी हो, तो आप इस फॉर्मूले को बिल्कुल अपने मन मस्तिष्क में बैठा लो कि जब भी किसी ब्रांच में, ब्रांच का मतलब होता है बच्चे शाखा में, जब भी किसी ब्रांच में धारा बह रही होती है, किसी ब्रांच में धारा बहे, तो आर अपोजिट मतलब उस ब्रांच की विपरीत शाखा में प्रतिरोध देखो, और उस शाखा का टोटल प्रतिरोध देखो, और आने वाला करंट देखो। तो इन तीनों को, इसको आर अपोजिट, आर टोटल, और आने वाला करंट मतलब इनकमिंग जो बैटरी से आ रहा है। तो मुझे बताओ, आपके पास ये है फोटो, ये फोटो है आपके पास, आपको I1 फाइंड करना है, आपको ये I1 फाइंड करना है, ये I1, ठीक है। इस 10 ओम के अपोजिट देखो कौन सा है, तो 10 है, ठीक है सर 10 है। अब आर अपोजिट देखना है ना, और फिर टोटल देखो, इन टोटल का कितना है, इस पूरे उसमें देखो कितना टोटल है, टोटल कितना है आपका 10 + 10 है ना, 10 + 10 टोटल कितना है। यहाँ से देखो आर अपोजिट कितना है, इसका अपोजिट कौन है, इसका अपोजिट है आपके पास 10 हो गया, और इन दोनों का टोटल प्रतिरोध कितना है, 10 + 10, और आने वाला करंट आई कितना है, 1 एम्पियर। जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 1/2 एम्पियर, मतलब I1 कितना है, 1 एम्पियर। सेम ऐसे ही आप I2 को फाइंड कर सकते हो, I2 को आप सेम ऐसे ही फाइंड कर सकते हो, या I2 को भी फाइंड किया हुआ है सेम ऐसे 0.5 एम्पियर। तो I1 और I2 क्या है। अब आपके माइंड में आएगा, आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि सर हमने तो इन्हीं शाखा में फाइंड किया है, इन्हीं शाखा में हमने तो I1 और I2 फाइंड, यानी ए बी शाखा में और ए डी शाखा में हमने I1। बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी I - I0 तो पहले से ही 0 हो गया, तो I1 यानी बी सी शाखा में भी कितना करंट मिलेगा, 1/2, और डी सी शाखा में देखो IG 0 है, और I कितना है 1,
और I1 कितना है 1/2, तब भी आपका 1 - 1/2 कितना मिलेगा 1/2। तो इस शाखा में, इस शाखा में, इस शाखा में, इस शाखा में सब में 1/2 मिलेगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन भैया आपका। इसके बाद हम देखते हैं एक कण जिस पर क्यों आवेश है। कोई कण है जिस पर क्यों आवेश है और जिसका द्रव्यमान m है, v वेग से गतिमान है, यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र b में प्रवेश करता है जिसकी दिशा कण के वेग की दिशा के लंबवत है। दर्शाइए कि कण का वर्ताकार पथ पर गति करता है। ये भी हमें दर्शाना है कि कण कैसे वर्ताकार पथ पर गति करता है, और वर्ताकार पथ की त्रिज्या का सूत्र भी आपको लिखना है। तो ये आपने किया हुआ है, मुझे पता है सभी ने किया होगा। तो ये फोटो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पर बल के अकॉर्डिंग यहाँ पर R = mv/q और मैंने साथ में यहाँ पर आवर्तकाल भी बता दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बोला गया प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ तथा लोह चुंबकीय पदार्थ एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किस प्रकार व्यवहार व्यक्त करते हैं, दर्श समझाइए। ये भी आपने क्वेश्चन किए हुए हैं, तो जो किसमें डाउट है वो मैं बता रहा हूँ। ये यहाँ पर N और S हो गया। यहाँ पर आपने एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ रखा और आपको पता है कि जब विद्युत बल रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ में उस पदार्थ से बाहर की तरफ जाती हैं। ठीक है, और आपके पास अनुचुंबकीय में थोड़ी सी जाती हैं और लोह चुंबकीय में बहुत ज़्यादा गुजरती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा गुजरती हैं, ऐसे N से S की तरफ। ये आपको पता है। नहीं भी पता होगा तो आप मेरे पास मैसेज करना 8477921246 पर। तो जिसका आंसर आपको चाहिए मैं उसको सोल्व करके दे दूंगा। अब और में भी दिया गया है कि चुंबकन, मैग्नेटाइजेशन, चुंबकीय तीव्रता को, चुंबकीय प्रवृत्ति को। तो एक एक मार्क्स के चुंबकन को आप बता सकते हो, चुंबकीय तीव्रता को आप बता सकते हो, चुंबकीय प्रवृत्ति को। कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अभिसरित है। कोई भी प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर क्या है, अभिसरित है। कोई प्रकाश पुंज है वो किसी बिंदु पर क्या है, अभिसरित है। कोई लेंस इस अभिसारी पुंज के पथ में बिंदु P पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रकाश पुंज किस बिंदु पर अभिसरित होगा यदि यह लेंस है? कौन सा? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है और 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है। पहले तो इस क्वेश्चन को आप लिख लो अच्छे से। ठीक है, यदि आपके पास पेपर होगा तो उसमें क्वेश्चन देख सकते हो आप। मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपके पास एक प्रकाश पुंज है। ठीक है सर, प्रकाश पुंज है आपके पास। इस तरीके से हमारे पास प्रकाश पुंज है, ये प्रकाश पुंज है ना, ये प्रकाश पुंज है और ये किसी बिंदु P पर अभिसरित हो रहा है। ठीक है, अभिसरित का मतलब होता है कन्वर्ज करना। कन्वर्ज का मतलब इकट्ठा होना, कन्वर्जेंट होना कोई चीज। तो बहुत सारा प्रकाश आ रहा है, वो एक बिंदु पर क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। ठीक है सर, समझ में आ गया। यदि लेंस इस अभिसारी पुंज के पथ में, कोई लेंस इस अभिसारी यानी कन्वर्ज जो है, अभिसारी पुंज के पथ में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हो, तो पहले तो हम रखेंगे इसमें उत्तल लेंस और फिर रखेंगे अवतल लेंस। जब मैं इसमें उत्तल लेंस रखूंगा, ये उत्तल लेंस रखा मैंने, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी। अब इसको हम आभासी वस्तु मानकर चलेंगे, आगे बताएंगे। ऐसा ही सेम केस में यदि मैं आपको बताऊं फिर हम क्या रखेंगे इसी के बीच में, इस अभिसारी जो पुंज है इसी के बीच में किसको रखेंगे हम, फिर रखेंगे हम किसको, अवतल लेंस को रखेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इमेज यानी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो ये क्वेश्चन है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तो आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा, ये सबसे पहले ये फोटो दिखाई गई है अभिसारी पुंज, और इस बिंदु P को हमने क्या मान लिया, आभासी वस्तु मान ली। और लेंस से उत्तल लेंस है, पहला केस है ये उत्तल लेंस के लिए। लेंस के लिए U और P के बीच की दूरी कितनी है वो हमें पता है, वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, 12 सेंटीमीटर है U और इस लेंस से P के बीच की दूरी, क्योंकि आभासी वस्तु माना है। और फोकस दूरी आपको पता है, फोकस दूरी कितनी है उत्तल लेंस की, वो क्वेश्चन में गिवन है, देखो जरा, वो क्वेश्चन में गिवन है, देखो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। फिर लेंस सूत्र हम जैसे ही लगाएंगे, तो लेंस सूत्र हमने लगाया, लेंस सूत्र आपको पता है 1/f इक्वल ये, इसको सोल्व करेंगे तो v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका प्रतिबिंब बनेगा उत्तल लेंस के लिए, p का जो प्रतिबिंब बनेगा वो q पर बनेगा, ये देखो। ठीक है, और वस्तु से क्या बनेगा, वो कम दूरी पर बनेगा, तो इधर साइड में बनेगा, यानी राइट साइड में ही बनेगा। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस हो,
अब अवतल लेंस को हमने रख दिया प्रकाश पुंज में, तो तब क्या देखेंगे। अब आपको पता है कि जब भी हम अवतल लेंस की बात करेंगे, दिखा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस द्वारा प्रकाश पुंज बिंदु Q पर इतनी दूरी पर अपसरित होगा। अवतल लेंस के लिए हम बात करेंगे तो अवतल लेंस के लिए अवतल लेंस बना, इसके प्रकाश जो आपका किरण पुंज था उसके बिंदु P पर हमने रख दिया अवतल लेंस, ठीक है। अब हमने देखा कि अवतल लेंस के लिए वही सेम, U तो आपका 12 सेंटीमीटर रहेगा, एफ आपका -16 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो निगेटिव होती है। लेंस का सूत्र लगाया हमने, लेंस सूत्र लगाने से तो V कितना आया, हमें नहीं पता कि वो कहाँ पर कन्वर्ज करेगा। यदि हमने अवतल लेंस रख दें, हमें नहीं पता, तो हम पहले V ज्ञात कर लेंगे। तो हमने V जैसे ही ज्ञात किया तो V = 48 सेंटीमीटर हुआ, यानी वो दाईं तरफ जिधर आपने लेंस रखा है उधर ही आप उस लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो वो देखो इधर ही बनना है और वो बहुत ज़्यादा दूर बनेगा, तो इसको मैंने Q से डिनोट किया। तो यहाँ से लेंस से ये V 48 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, ठीक। देखो यहाँ पर 60 डिग्री अपवर्तन कोण, बहुत अच्छे से समझना है आपको। 60 डिग्री अपवर्तन कोण के प्रिज्म के फलक पर किसी प्रकाश किरण को आपतित कराया जाता है। आपतित कराया हमने, आपतित कराया जाता है, ठीक है। 60 डिग्री अपवर्तन कोण के प्रिज्म के फलक पर किसी प्रकाश किरण को किस कोण पर, देखो आपतित के फलक पर किसी प्रकाश किरण को किस कोण पर आपतित कराया जाए किसके दूसरा फलक से केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए। देखो आपके पास प्रिज्म है ABC, कोई मान लो प्रिज्म है ABC, तो आपने क्या किया, यहाँ से एक प्रकाश की किरण आपतित करा दी, तो यहाँ मुझे अभिलंब की जरूरत पड़ती है ना। और जैसे यहाँ से ये विरल से सघन में जाएगी तो ये डाइवर्ट हो जाएगी, अपने माध्यम से हो जाएगी, और यहाँ पर भी अभिलंब की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये मिला दिया हमने। अब बोला गया है कि मुझे ये एंगल पताना है, ये एंगल कि आपके पास जो A है, प्रिज्म का जो कोण है, प्रिज्म के कोण को A से डिनोट करते हैं, यानी जो अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण आपको A आपको 60 डिग्री दे दिया। तो प्रिज्म के फलक पर किसी प्रकाश किरण को किस कोण पर आपतित कराएं, तो मुझे I ज्ञात करना है, ये वाला I। दूसरे फलक से केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए, यानी ये जो दूसरा फलक है इससे डायरेक्ट प्रकाश किरण ऐसे निकल जाए, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.524 गिवन है और साइन 41 की वैल्यू भी आपको पता है और साइन 19 डिग्री की वैल्यू भी आपको गिवन है। ये सब वैल्यू आपको गिवन होगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा, R1 R2 मैंने दिखाया हुआ है। A आपके पास 60 डिग्री है, म्यू यानी अपवर्तनांक आपके पास ये है। तो पहली कंडीशन ये है कि यदि R2, ये जो R2 आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो R2 आपको दिखाई दे रहा है, यदि ये क्रांतिक कोण के बराबर हो जाए तब अपवर्तित किरण दूसरे फलक से पूर्णांतिक परावर्तन करेगी, अर्थात QR क्रांतिक कोण, QR जो है, QR यानी QR जो प्रकाश की किरण है ये क्रांतिक कोण पर आपतित होगी। तो आपको पता है क्रांतिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है, N इक्वल, याद है ना, म्यू बोलते हैं हम, N इक्वल 1/sin IC, यही तो होता है। तो हमने साइन IC को इधर ले गए, तो साइन IC इक्वल 1/म्यू होता है। जैसे यहाँ से सोल्व करेंगे, म्यू की वैल्यू 1.524 रखेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे तो 0.65 आएगा साइन IC, और 0.656 की वैल्यू आपको साइन 41 गिवन है, तो साइन से साइन कैंसिल करेंगे, IC कितना आ जाएगा 41 डिग्री, और यही IC किसके इक्वल है, R2 के इक्वल है। तो R2 कितना आ गया 41। अब प्रिज्म के लिए आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, R1 + R2 इक्वल A। R1 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, बिकॉज वहीं पर ही तो आपतित हो रही है, तो R2 आपके पास गिवन है ना। R1 आपके पास कितना आ जाएगा 19 डिग्री। अब AB, जो AB फलक था उस पर स्नेल का नियम लगा दिया, साइन I1 साइन R1 इक्वल म्यू, म्यू आपके पास पता है, R1 आपको 19 डिग्री अभी फाइंड हुआ है। जैसे इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा साइन I1, आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0.4962 है ना, और 0.4962 को क्या लिख सकते हैं, लगभग 0.5 लिख सकते हैं, और 0.5 कितना होता है 1/2। तो साइन I1 इक्वल साइन 30 डिग्री, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 30 डिग्री, यानी इतने एंगल पर वो क्या करेगी, आपतित होगी, तब जाकर दूसरे फलक पर क्या होगा, दूसरे फलक पर क्या होगा, आपका पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो ये के बाद बोला गया है हाइगेन्स सिद्धांत का उपयोग करते समतल तरंगों के अपवर्तन को समझाइए। इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, या तो हाइगेन्स सिद्धांत का उपयोग करके समतल तरंगों के अपवर्तन को बताइए या परावर्तन को बताइए, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल की परिकल्पनाएं लिखिए। तो 3 परिकल्पनाएं होती है, ये भी हर बार मैं
इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत, ये तो ऐसे क्वेश्चन है तो हर बार ही पूछे जाते हैं। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। बिल्कुल लिख सकते हो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। इसके द्वारा प्रकाश विद्युत प्रयोग में प्रकाश विद्युत धारा पर आपतित प्रकाश की आवर्ती और तीव्रता, आपतित प्रकाश की आवर्ती और तीव्रता पर, यानी जो आपतित प्रकाश की आवर्ती है, आवर्ती जो म्यू है और जो तीव्रता है उसका रिलेशन बताना है। तो आई तो कभी भी आवर्ती पर डिपेंड नहीं करेगा, है ना। तो ये जब आप ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो एक्सपेरिमेंट पढ़ते हो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट जब देखते हो तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं, तो उन पॉइंटों में से एक पूछा गया। आई होप आपने ये किया होगा, ठीक है। नहीं किया होगा तो मैंने बताया हुआ 8477921246 पर आप मैसेज करोगे व्हाट्सएप पर। जो नहीं आपसे क्वेश्चन आ रहा है वो मैं उसका क्वेश्चन को सोल्व करके भेज दूंगा। आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि नीचे दी गई नाभिकीय अभिक्रिया उच्च ताप दाब पर होने वाली एक नाभिकीय प्रक्रिया का उदाहरण है। एक अभिक्रिया दी गई है नीचे, ये नाभिकीय अभिक्रिया है और ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर होने वाली एक नाभिकीय प्रक्रिया का उदाहरण है। इस नाभिकीय प्रक्रिया को आपको पहचानना है और परिभाषित भी करना है। मतलब पहचानना है वो नाभिकीय अभिक्रिया क्या है। नाभिकीय अभिक्रिया दो ही है हमारे सिलेबस में, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, है ना। और इसके वो जो आएगी अभिक प्रक्रिया उसको परिभाषित भी करना है और उसका महत्व भी बताना है। तो ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर जो अभिक्रिया होती है वो होती है क्या, नाभिकीय, आपकी नाभिकीय संलयन होती है। कौन सी होती है, नाभिकीय संलयन होती है। और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया इस पहचान लिया हमने, क्योंकि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर हो रही है नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होती है, दो हल्के नाभिक मिलकर, ठीक है, भारी नाभिक का निर्माण, है ना, नाभिकीय संलयन होती है। और फिर इसको परिभाषित कर दिया हमने, नाभिकीय संलयन की परिभाषा दे दी हमने। और इसका महत्व क्या है, सूर्य और तारों में ऊर्जा का उत्पादन, है ना, सूर्य और तारों में ऊर्जा का उत्पादन, कार्बन चक्र वगैरह वगैरह, ये भी बहुत सारी चीज़ें। तो आप सूर्य और तारों में ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा को कैसे डेवलप किया जाता है उसका ये क्या है, एक महत्व है। आप एनसीईआरटी बुक ओपन करना, उसमें गिवन है। आगे बोला गया क्वेश्चन है कि पीएन संधि डायोड, यदि किसी पीएन संधि डायोड दिष्टकारी परिपथ में निवेशी वोल्टेज और निर्गत वोल्टेज का तरंग रूप निम्नवत है। मतलब एक पीएन संधि डायोड है और उसमें पीएन संधि डायोड दिष्टकारी परिपथ है। उस परिपथ में एक तो निवेशी वोल्टेज है, यहाँ तो दे दी निवेशी वोल्टेज, और फिर अगले वाले पेज पर निर्गत वोल्टेज का तरंग रूप, मतलब फोटो दी गई है। ये देखो, ये वो तो निवेशी वोल्टेज था और ये है निर्गत वोल्टेज। तो आप इन दोनों से एक बात समझ रहे होंगे, निवेशी और निर्गत। तो आपको यहाँ पर पूर्ण चक्र मिल रहा है, आधा चक्र नहीं मिल रहा है, यहाँ पर पूर्ण चक्र मिल रहा है। तो ये किस प्रकार का दिष्टकरण है, ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी है। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, पूर्ण तरंग दिष्टकारी है। अच्छा, इस प्रकार के दिष्टकरण के लिए प्रयुक्त होने वाले पीएन संधि डायोड का परिपथ आरेख खींचिए। तो आपको फोटो दिखाई दे रहा है, ये परिपथ आरेख है, ठीक है, इसका परिपथ आरेख। आगे चलते हैं। आगे बोला गया बिंदु आवेशों के किसी निकाय की विद्युत स्थिर ऊर्जा का आप क्या समझते हो। विद्युत विभव वाला जो चैप्टर है, इलेक्ट्रोपोटेंशियल वाला जो चैप्टर, उसमें विद्युत स्थिर ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, वो वाला फॉर्मूला, ठीक है, वो उसकी डेफिनेशन। निम्न चित्र में 3 बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिर ऊर्जा के लिए सूत्र बताना। विद्युत स्थिर ऊर्जा क्या है, एक अदिश राशि है। तो आप क्या करोगे, आप Q1 और Q2 के बीच में विद्युत स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला फाइंड करोगे। आप Q1, आप Q2 और Q3 के बीच में फॉर्मूला फाइंड करोगे। जो भी विद्युत स्थिर ऊर्जा का होता है आपने पढ़ा हुआ है, नहीं भी होगा तो आपको मैं सेंड कर दूंगा। Q1 और Q3 के बीच में, और जैसे आप U निकालोगे, U12 प्लस U23 प्लस U31 ऐसे निकालोगे। U1 की जो वैल्यू आएगी, U2 की वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0 Q1 क्रॉस Q2 बाई R, यही तो होता है। तो आपको चेंज क्या करना है, आवेश चेंज करने और दूरी चेंज करनी और सबको मिलाकर लिख देना है, यही आपका 4 मार्क्स का बन जाएगा, ठीक है। आगे बोला गया संधारित्र किसे कहते हैं। निम्न स्थितियों में संधारित्र पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र व्यक्त कीजिए। आपने ये किया भी हुआ है 4th चैप्टर में कि C इक्वल होता है ε0 A/D।
ये तो होता है क्या, निर्वात में। और जब हम माध्यम में लेते हैं तो के आता है। तो जब संधारित्र की प्लेटों के बीच माध्यम निर्वात हो तो के तो आप लोगे नहीं। जब संधारित्र की प्लेटों के बीच माध्यम के परावैद्युतांक वाला हो, जब एप्सिलॉन 0 के ए बाई डी आ जाएगा। और इसके बाद आगे बोला गया जब संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई माध्यम धातु हो, और धातु के लिए आपको पता है जो आपका के होता है धातु के लिए वो अनंत होता है। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच माध्यम जब धातु होता है तो सी कितना आ जाएगा, अनंत हो जाएगा धातु के लिए, ठीक है। जैसे के की वैल्यू अनंत हो जाएगी। N1 तथा N2 अपवर्तनांक के दो माध्यमों को अलग करने वाले गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र सत्यापित कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हर बार ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रकाशिकी में, तो ये लेंसमेकर सूत्र ये सब आप कर सकते हो। ये आपको एक पैराग्राफ गिवन है, पैसेज गिवन है, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और आंसर देते चलना है। आप इसको पढ़ लेना, वैसे कोई नीड नहीं होती पढ़ने की, ठीक है। एम्पियर का परिपथीय नियम, पहला क्वेश्चन है एम्पियर का परिपथीय नियम आप लिख सकते हो, है ना। एम्पियर का परिपथीय नियम आप आसानी से लिख सकते हो। एम्पियर का परिपथीय नियम तथा बायो-सेवर्ट का नियम दोनों का उपयोग किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। एम्पियर का परिपथीय नियम और बायो-सेवर्ट का नियम दोनों का उपयोग किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है। दोनों नियमों में मुख्य अंतर क्या है? तो दोनों नियमों में मुख्य अंतर यह है कि एम्पियर का जो परिपथीय नियम है वो सममित शेप के लिए होता है, यानी सिमेट्रिक शेप के लिए यूज होता है, और बायो-सेवर्ट का नियम जो होता है वो असिमेट्रिक यानी असममित आकृतियों के लिए होता है। एम्पियर का परिपथीय नियम सिमेट्रिक शेप के लिए और बायो-सेवर्ट का नियम असममित किसी भी आकृति के लिए, तो ये मुख्य अंतर है। आगे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपकी उसमें एनसीईआरटी में गिवन है, आपको पता है। एक लंबे सीधे वर्ताकार अनुप्रस्थ काट, एक लंबा सीधा कोई वर्ताकार अनुप्रस्थ काट त्रिज्या ए के विद्युत धारावाही तार में स्थायी विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, ठीक है। स्थायी विद्युत धारा इस अनुप्रस्थ काट पर एक समान रूप से वितरित है। तार के अनुप्रस्थ काट के केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करो। समझ तो नहीं आया होगा, और r बड़ा है इससे। देखो मैं फोटो से समझा देता हूँ आपको, ठीक है। आपको ये फोटो दिखाई दे रहा होगा, ये जो मैंने लाइनें ड्रॉ की हुई, ये कोई एक क्या है, ये कोई एक तार है, एक लंबा सीधा तार है, ठीक है। अब इस लंबे सीधे तार का ये जो है ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और इस अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है ना, ये सॉरी अनुप्रस्थ काट है, जो ये अनुप्रस्थ काट है, क्षेत्रफल तो नहीं बोलेंगे, ये अनुप्रस्थ जो काट है, ये अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन जो है, ये इस क्रॉस सेक्शन की जो त्रिज्या है ना वो a गिवन है। देखो त्रिज्या a गिवन है, और इसमें धारा भी प्रवाहित कर दी हमने I धारा प्रवाहित कर दी। अब इससे R दूरी पर, कैपिटल R दूरी पर, क्योंकि यहाँ बोला गया R A से बड़ा है, R दूरी पर एक बिंदु P है, तो इसके चारों तरफ मैंने एक वर्तीय पथ बना लिया। अब इसके चारों ओर एक वर्तीय पथ बनाएंगे, तो इस वर्तीय पथ के बिंदु पर आपको क्या फाइंड करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसी फोटो को मैंने ऐसे बताया। यहाँ पर आपके पास एक सीधा तार है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसका क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट है ये, और इसकी त्रिज्या a है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, इसके चारों तरफ हमने एक वर्तीय पथ यानी लूप बना लिया। एम्पियर का परिपथीय तो लूप में ही लगेगा ना, और हमें पता है कि दाएं हाथ के जो अंगूठा का नियम है, यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b होगी, और यहाँ पर एक अल्पांश मान लेंगे, अल्पांश मान लिया हमने, और अल्पांश की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, इससे दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से। और हमने यहाँ पर क्या अप्लाई की, हमने यहाँ पर एम्पियर का परिपथीय नियम अप्लाई किया। ये एम्पियर का परिपथीय नियम है, B डॉट DL इक्वल म्यू 0 I एनक्लोज, यानी उसके जो आपने आकृति ली है उस आकृति में से धारा बह रही है बंद आकृति में। यहाँ से BDL जो है वो एक दूसरे के समांतर है, तो थीटा 0 बन गया, म्यू 0 I। जब इसको सोल्व किया, B हर एक बिंदु पर क्या रहेगा, नियत रहेगा सममितता से, तो B को बाहर ले लिया। DL क्या है, ये कौन है, एक वर्तीय लूप है, और इसकी जो परिधि है पूरी वो DL लंबाई और 2 पाई r है म्यू 0, तो B इक्वल कितना आ गया, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r टेस्ला। तो ये था आपका दोस्तों पेपर। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा किस तरीके से कैसा हार्ड पेपर बनता है, कैसा आपका सिंपल पेपर बनता है। फिजिक्स का हार्ड पेपर ही बनने के चांस रहते हैं, तो अपनी मेहनत कीजिए बहुत ज़्यादा। फिजिक्स में एनसीईआरटी बुक को ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम दीजिए, एनसीईआरटी बुक के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए जितने भी न्यूमेरिकल है। यदि आप और चाहते हो कि मैं और वीडियो बनाऊँ आपके लिए, तो आप कमेंट करके बताना, और कैसी आपको ये वीडियो लगी तो आपको ये भी बताना है।
और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।